CNN के संग में हमारे आज के मेहमान हैं मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा हनीफ अब्बासी। उनसे मुलाकात के लिए हम रावलपिंडी में वाक़े उनकी रिहाइश गाह पहुँचे तो उन्होंने हमारा पुरतपाक इस्तकबाल किया। हनीफ अब्बासी साहब, कैसे हैं आप? अल्लाह ताला का बड़ा करम है और आपको देख के मैं और अच्छा हो गया। रियली मैं बड़े अच्छे से जिसे आपको देखता आया हूँ और जिस लाइवली स्टाइल में आप प्रोग्राम करते हैं और ज़बरदस्त किस्म का मतलब मैंने पहले भी बहुत सारे प्रोग्राम किए हैं, लेकिन माशाल्लाह बड़ा सा मज़ा आ जाता है आपका प्रोग्राम देख। बहुत मोहब्बत, आपने हमारी एनर्जी बढ़ा दी है सर। हनीफ अब्बासी साहब, आप तो बड़े शफीक आदमी हैं, बड़े प्यारे इंसान हैं, लेकिन सियासत ने आपको इतना एग्रेसिव बना दिया। बहुत सारे लोगों ने ये जो बात आप कह रहे हैं, कभी टीवी में मुझे देखा ना टॉक शो में, तो उन्होंने कहा शायद पता नहीं कितने बंदे इसने खाए हुए होंगे, ठीक है, लेकिन मैंने तो आज तक एक चिड़िया भी नहीं मारी। और मेरा लोगों के साथ सरवाइव करने की वजह ही मेरी लोगों के साथ मोहब्बत और प्यार है। वो चीज़ें इसलिए ज़रूरी होती हैं कि वहाँ अगर टॉक शो में बैठ के मैं इंटेलेक्चुअल बन जाऊँ और प्रोफेसर वाली बात गुफ्तगू शुरू कर दूं, भाई इस तरह नहीं इस तरह होता है, भाई इस तरह नहीं इस तरह करते हैं, वो तबलीग करना शुरू कर दूं, तो लोग हल्के के लोग जो है ना वो इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करते। हमने अपनी नुमाइंदगी करनी होती है, झूठ को झूठ कहना है, सच को सच कहना है, तो उसके लिए ज़रा वज़न डालना पड़ता है फिर, और वज़न वही डाल सकता है जो अंदर से भी वही हो जो बाहर से हो। सुना है शरारतों में तो आप बचपन से ही छुपे रुस्तम हैं। हाँ, इसमें तो मैं बड़ी साहब सीधी सी बात, हम 5 भाई थे, तो मेरे से 2 बड़े थे, 2 छोटे थे, लेकिन मोहल्ले के अंदर वो मेरे वालिद साहब थे तो अब्बासी, लेकिन लोग उनको खान साहब कहते थे। तो कभी किसी से लड़ाई हो जानी, किसी से मार खाता था, किसी को मारता था, तो लोगों ने आके कहना कि आपके खान साहब आपके बेटे ने मारा है, बड़े बेटे ने मारा है। उन्होंने कहा मेरा बड़ा बेटा तो बहुत ही शरीफ नफ्स है, ये कुछ तीसरे नंबर का होगा। तो पहचान जाते थे। वालदा तो वो खींच लेती होती थी हमारे पास, उसके बैट होते थे अपने, वो चिड़ी छिक्का जिसे कहते हैं, बैडमिंटन, वो अपने होते थे, तो वो तो हमें चारपाई के नीचे से भी निकाल के लगा लेती थी साथ। लाहौर में गुजरे तालीमी ज़माने को कैसे याद करते हैं? आप यकीन माने भट्टी साहब, मुझे FC कॉलेज की यादें जो है ना बड़ी 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 मेरे साथ यादें हैं। उस वक्त के मेरे जो दोस्त थे और उनके साथ फिर मुस्लिम लीग एम्प्रेस रोड के ऊपर मुस्लिम लीग हाई स्कूल में मैंने मैट्रिक किया, और वो जो हमारे PT मास्टर होते थे उनसे बचने के लिए हम क्या क्या पापड़ बेलते थे, वो चीज़ें याद आती हैं। एक मेडिकल कॉलेज का हॉस्टल था हमारे बिल्कुल सामने, वहाँ क्रिकेट हुआ करती थी, तो क्रिकेट का हमें भी शौक था। FC कॉलेज के बाहर भी जहाँ चौधरी ज़हूर अलाई रोड है, इसके ऊपर भी FC कॉलेज वाला एक बाबा बैठा होता था, वो एक नान के ऊपर टिक्की लगा के 2 टिक्कियाँ लगाता था, उसमें प्याज श्याज डाल डूल के हमें देता था, हम रोल बना के उसको खाते थे। लाहौर की तो ये जो गुलशन रावी है, ये मेरे नाना की जगह पे तकरीबन काफ़ी सारी जगह थी उसमें बनी है, तो वहाँ पे हमारा बड़ा बचपन गुजरा है। वहाँ पे स्कूटर चलाना मैंने सीखा अपने मामू से। आपके वालिद साहब बाटा शू कंपनी में काम करते थे, लेकिन आपका सियासत की तरफ रुझान कैसे हुआ? हालांकि वो बाटा शू में एज ए अकाउंटेंट उनके पास इतना टाइम भी नहीं होता था। जमात इस्लामी से उनका ताल्लुक था, जो भी शख्स इलेक्शन लड़ता था तो वो बंदा पहले मेरे वालिद साहब के पास आता था, खान साहब इस कॉलोनी के वोट जो हैं वो आपके ज़िम्मे हैं। फिर बाद में दूसरे कैंडिडेट ने आना, तीसरे में हमने अपनी आंखों से देखा हुआ है, कानों से सुना, उन्होंने कहा नहीं मैंने फ़लाँ से वादा कर लिया, और फिर हम पाँचों भी उसी तरह चल पड़ते थे। जो बेसिक बुनियाद थी वो भट्टी साहब वेलफेयर थी। पहले छोटी सतह पे करता रहा, जब जमात इस्लामी में था फ्री डिस्पेंसरी वगैरह चलाता रहा, लेकिन जब 2008 में मुझे शहबाज शरीफ साहब मिल गए तो फिर अल्लाह ताला के फजल व करम से ये बड़े बड़े हॉस्पिटल, रावलपिंडी इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी बोलेगा, रावलपिंडी इंस्टीट्यूट ऑफ यूरोलॉजी बोलेगा, खेल के मैदान, टेक्निकल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, हमारे पास रावलपिंडी के अंदर भट्टी साहब MRI नहीं थी 75 साल में। अल्लाह के फजल व करम से आज 2 MRI हैं और तीसरी लगने जा रही है यूरोलॉजी के अंदर। जमात इस्लामी से सियासी सफ़र शुरू किया और 2003 में शेख रशीद के भतीजे को हराया। उस वक्त आपको नून लीग की हमायत किस बेस पर मिली? उस वक्त हुआ ये कि शेख रशीद साहब ने 2002 में दोनों सीटें जीती, मियाँ नवाज शरीफ के नाम पे जीती। उन्होंने टिकट नहीं दिया इसको, कलाबाजियों की वजह से, बेवफाइयों की वजह से, तो उसने आज़ाद खड़ा हो गया और ये कहा कि मैं दोनों सीटें जीत के मियाँ नवाज शरीफ को दे दूँ। अच्छा, लोगों ने उसको वोट दे दिए। जब हुकूमत बनी तो ये काफ लीग में चले गए।
अब एक सीट उन्होंने छोड़नी थी, वो छोड़ी, उस पर अपने भतीजे को टिकट दे दी जो मरूसी सियासत को हमेशा ये गालियां देते रहे। जो मुस्लिम लीग का वोटर था उसने रिएक्ट किया, वो सारे मेरे पुश्त पे खड़े हो गए। अब 2002 की इलेक्शन में मेरी कोई एक्टिविटी नहीं है। 2003 जनवरी में मैं आता हूँ, हुकूमत इनकी, शेख साहब वजीर, अल्लाह के फजल करम से मैं 60,000 वोटों से जीत गया। मुस्लिम लीग नून में कैसे आए? मुझे मियां नवाज शरीफ साहब के साथ पहले ही राब्ते में मैं इसलिए था कि जब मैं टॉक शो में बोला करता था तो वो कहा करते थे, मैसेज दिया करते थे कि तू साडा है, तू कितने चला गया, ठीक है ना सर। वैसे शेख रशीद से आपकी बनती क्यों नहीं? अच्छा, ये वो बता सकते हैं, लेकिन ना तो मैंने उनका कोई बाप मारा हुआ है, ना उनका कोई भाई मारा हुआ है, ना मेरी उनके साथ कोई दुश्मनी है। सियासी तौर पर वो हमेशा से मेरे से हारे हैं इलेक्शन। ये बुनियादी तौर के ऊपर शहर भी मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ के वोटर्स का, ये आप जेहन में रखें। लेकिन क्योंकि मैनेज होता है, कभी मैनेजमेंट के अंदर फिर बंदा हमारे जैसा मार खा जाता है। और लेकिन अगर जब भी सियासी तौर पे मैदान लगेगा, इंशाल्लाह शेख रशीद साहब को शिकस्त होगी। आप तो कहते हैं सियासत संजीदा लोगों का काम है, लेकिन शेख रशीद के साथ आप जो शरारतें करते हैं, क्या ये भी सियासत का हिस्सा है? नहीं, मैं शरारतें भी करता हूँ थोड़ा सा। बचपन में अगर आपको याद होगा ना कि किसी दोस्त को अगर बंदा को छेड़े, वो छेड़ तो उसकी छेड़ पड़ जाती थी, तो इनका तो मैं मजा लेता हूँ। ये करते हैं ड्रामाई अंदाज में गुफ्तगू। सामने बैठने वाला पूछता नहीं है कि भाईजान, आप कहते हैं मैं इमरान खान के साथ खड़ा हूँ, ओए आप तो परवेज मुशर्रफ के साथ भी खड़े थे, आप तो मियाँ नवाज शरीफ के पसीने के ऊपर अपना खून देना चाहते थे। लेकिन कहने से मुराद है खुदा के लिए झूठ कम बोलें। आपने शेख रशीद की विग उतारने वाले को 50,000 रुपए इनाम देने का ऐलान किया, क्या ये संजीदा सियासत है या इंतकाम? नहीं, इंतकाम तो खैर लेना हो तो उसके और बड़े तरीके होते हैं। मैं तो सियासी इंतकाम लेना चाहता हूँ, लेकिन ये छेड़ने के लिए मुझे पता है कि ज़रा थोड़ा सा खौफ खा जाएंगे। हर वक्त अब पिंडी में आना जाना बंद हो गया इस वजह से, तो मैं उनको कहता हूँ रिलैक्स करेंगे। ऐसे मैंने आपको कह दिया था, कोई नहीं उतारता आपकी भी। एक दौर था कि शेख रशीद साहब ये कहा करते थे कि मैं फ़ौज का आदमी हूँ, और अब वो ये कहते हैं कि अगर कोई चॉइस का मौका आया तो मैं फ़ौज की बजाय इमरान खान के साथ खड़ा हूँगा। अच्छा, मैं शेख साहब पे हैरान हूँ, क्या पिद्दी और पिद्दी का शोरबा, यानी आप फ़ौज के ख़िलाफ़ खड़े होंगे? आपकी हैसियत क्या है? आपकी जितनी हैसियत है उनको भी पता है। तो आप तो इलेक्शन नहीं जीत सकते उनके बगैर, और इनकी हैसियत, अब जब फ़ौज के बगैर इलेक्शन लड़ेंगे ना मेरे ख़िलाफ़, तो फिर मैं इनकी हैसियत इनको बताऊँगा कि इनकी कितनी हैसियत है। आप पर दहशतगर्दी, लॉ एंड ऑर्डर एंड एफिड्रिन समेत 60 के करीब मुकदमात दर्ज हुए। सियासी हरीफों का सियासी मैदान में मुकाबला करना ज़्यादा आसान है या कानूनी महाज? अच्छा, पहले तो ये है कि तादाद इतनी नहीं है, लेकिन काफ़ी तादाद है, 15-16 होंगे, और इसके अंदर तकरीबन 10-12 के करीब तो शेख साहब के बनाए हुए हैं। और मैं आपकी वसातत से कहना चाहता हूँ कि अगर कोई कह दे कि मैंने हनीफ अब्बासी से 1 रुपया लेना है तो मैं 2 रुपये दूँगा। कोई कहे जो मेरे 1 मरले पर कब्ज़ा किया है तो भट्टी साहब मैं 2 मरले दूंगा। ये मेरा आपके सामने पूरी दुनिया में ऐलान है। ये 72 बिलियन के प्रोजेक्ट शहबाज शरीफ साहब ने, जिसका मैं स्टीयरिंग कमेटी का चेयरमैन रहा, आखिर उन्होंने कुछ देखा होगा, और फिर जो हमारे चाहने वाले हमसे मोहब्बत करते हैं उन्होंने भी हमें फ्लोरा होगा, कुछ नहीं निकला। ये ख़ास तौर पे जब जुडिशरी की रेस्टोरेशन की मूवमेंट चल रही थी उस वक्त 6-7 मुकदमे बने। फिर जब अफगान वार वाला इशू था उस वक्त 6-7 मुकदमे बने। यानी मुझे तो इस तरह बांध दिया जाता था जंजीरों में इलेक्शन लड़ते वक्त कि बस ये उठ ही ना सके। आपको वज़ीर-ए-आज़म का मुआविन ख़ुसूसी बनाया गया, लेकिन शेख रशीद ने मुकदमा करके आपको मुस्ताफ़ी होने पर मजबूर कर दिया। अगर यही सूरत हाल जारी रही तो आप आइंदा इलेक्शन कैसे लड़ेंगे? देखिए, मैंने एक टीवी प्रोग्राम में भी कहा था, शेख साहब आपके तो आगे पीछे ना कोई रोने वाला है ना कोई धोने वाला है, और अल्लाह के फजल करम से बच्चों का ढेर है इधर। उन्होंने मुझे मजबूर नहीं किया, मैं कंटेस्ट कर सकता था अदालत के अंदर, कोर्ट के अंदर। ना मुझे प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि आप रिज़ाइन करें। मैं ऐसी कई वजारतें मियाँ नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ पर वार के फेंक, तो यकीन माने कि मैंने जो थोड़ा बहुत लेट भी किया रिज़ाइन देने में, वो मैंने वकील ने कहा जी मेन अपील लगी हुई है, इंशाल्लाह आप सरखरू होंगे, थोड़े दिनों बाद दे दीजिएगा। तो गाड़ी तो मैंने उसी दिन वापस कर दी थी। 2018 में आप ही कहते थे कि शहबाज शरीफ वज़ीर-ए-आज़म बनेंगे और पाकिस्तान में खुशहाली आएगी। शहबाज शरीफ अब वज़ीर-ए-आज़म बन गए हैं, लेकिन खुशहाली की तो अभी हमें कोई उम्मीद नज़र नहीं आ रही। अब आप जब 4 साल का ये जो एरिया आप देखते हैं जिसमें तबाही और बर्बादी थी, आप इसका कंपैरिजन करें 2018 के साथ कि 2018 में चीनी कितने की थी, बिजली का यूनिट कितने का था, आटा कितने का था, LNG कितने की थी, और इस मुल्क के अंदर रोज़गार के क्या मौके थे, इन्वेस्टमेंट कितनी $62 बिलियन की आ रही थी। तो फिर अचानक एक ऐसा शख्स आया जो खोता रेडी चलाने वाला था, उसको आप मर्सिडीज़ अपनी दे दें तो क्या हाल करेगा वो? क्या पिद्दी और पिद्दी का शोरबा। अब वो तबाही और बर्बादी ले जब आई, और उस तबाही और बर्बादी को ठीक करने के लिए शहबाज शरीफ साहब आ गए। फिर आप 1 साल के अंदर अंदर आप इंशाअल्लाह ताला इस मुल्क के बहुत ज़्यादा आप तरक्की भी देखेंगे और महंगाई को नीचे आते भी देखेंगे। मुस्लिम लीग नून तजर्बाकार टीम पर
मुश्तमिल एक सियासी जमात है। तो जब आपको हालात का पहले से पता था तो फिर आपने हुकूमत ली ही क्यों? इसलिए ली कि वो ठीक कर सकती। आप नीम हकीम से अपना इलाज दिल का करा रहे हो और सारा बेड़ा कर करके गुर्दे शुर्दे जिगर सारे फारग हो जाए, तो फिर तुम किसी सर्जन को जाओ तो टाइम तो लाएगा ना। जितनी ज़्यादा महंगाई है, 2000 रुपए की इमदाद को आप कैसे जस्टिफाई करते हैं? मैं तो नहीं जस्टिफाई करता जी, सीधी सी बात है। 2000 में क्या बनता, कुछ भी नहीं बनता। और मैं तो समझता हूँ कि कोई ऐसा रिलीफ देना चाहिए। अब IMF के चुंगल में हम, इसमें तो कोई अब दूसरी राय नहीं है। यही कहते थे ना, यही लेके गए। हमने तो IMF को खुदा हाफिज़ कह दिया था। और मैं आपको एक बात बताऊँ, यकीन माने, मैं कोई रिश्तेदारी नहीं है, कोई दोस्ती नहीं है, इसहाक डार साहब को हमने किस तरह यहाँ से जलील करके निकाला। क्या वो इस जिल्लत के काबिल थे? नहीं। उन्होंने जो इस मुल्क के अंदर मसनूई कहते थे ना कि जिस डॉलर को यहाँ रख लेना, सारे रख लें मसनूई डॉलर को वहाँ पे, उस जैसा जहांदीदा आदमी हमें आज भी चाहिए था। तब जाके इस मुल्क की तकदीर बदलती। ये 2-2 हज़ार वाला काम, 3-3 हज़ार वाला काम, इससे हट के कोई ऐसा तरीक़ाकार निकालना चाहिए था जिस तरीक़ाकार से जो चीज़ें हैं, ज़रूरत की अशिया हैं, उसको सब्सिडाइज़ किया जाए। लेकिन वहाँ हमें पकड़ लिया जाता है। लेकिन अगर शहबाज साहब की जगह कोई और पार्टी का हमारा होता तो मैं कहता नहीं जी, मैं इतने कॉन्फिडेंस के साथ बात नहीं कर रहा था। वो सारे काम उनकी नज़र में हैं, और ख़ास तौर पे महंगाई पे काबू पाना, दुनिया के अंदर जो हमारी आइसोलेशन थी उसको ख़त्म करना, फिर इसी तरीके से एनर्जी क्राइसिस की तो एड्रेस कर रहे हैं वो। ये सारी चीज़ें अल्लाह के फजल विद इन 6 मंथ अल्लाह ताला के फजल से ठीक हो जाएंगी। क्या मिफ्ता इस्माइल साहब वज़ारत ख़जाना के लिए बेहतर चॉइस है? देखिए नहीं, मैं उनके बारे में वो काम करें, मैं उनको दिल चिकनी नहीं करना चाहता, लेकिन जो एक्सपीरियंस इसहाक डार साहब का था उसका कंपैरिजन नहीं मैं कर सकता उनके साथ। बाकी अल्लाह ताला उनको कामयाब करें। उनकी कामयाबी हमारी कामयाबी है और पाकिस्तान की कामयाबी है। कहा जाता है कि मौजूदा हुकूमत अमेरिका के कहने पर चाइना के साथ ताल्लुकात को महदूद कर रही है, इसीलिए CPEC अथॉरिटी को भी बंद कर दिया गया। क्या ये तासुर नहीं, CPEC अथॉरिटी हमने बंद नहीं की थी, वो तो इमरान खान साहब ने बंद की थी। ये जो इमरान खान जैसी बीमारी है, इस बीमारी का खात्मा बड़ा ज़रूरी है और उसके इलाज के लिए हमारे पास काफ़ी सारे हकीम पैदा हो चुके हैं। शहबाज शरीफ साहब जो बाकी सारे दोस्त ममालिक के दौरे कर रहे हैं, तो फिर चाइना क्यों नहीं जा रहे हैं? क्या वो नहीं उन्हें आने देना चाह रहे? ये हो ही नहीं सकता। लेकिन जिन्होंने पंजाब स्पीड उनका नाम रखा, चाइना स्पीड उनका नाम रखा, और चाइनीज़, मुझे 2-4 दिन पहले एक डिनर में, लंच में कुछ चाइनीज़ मिले, उनका जितने मिनिस्टर्स हैं और जितनी मतलब कि वहाँ की ब्यूरोक्रेसी है, वो शहबाज शरीफ को इतना पसंद करती है, इतना पसंद करती है उनके काम की वजह से कि आप सोच भी नहीं सकते। अगर कोई वहाँ पे प्रोमिनेंट है तो मियाँ नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ। इमरान खान साहब जिस तरह साजिश की बार बार बात करते हैं और मीर जाफ़र और मीर सादक का नाम लेते हैं और ख़ुद को टीपू सुल्तान बनाकर पेश करते हैं, क्या उनकी ये बात दुरुस्त है? भट्टी साहब, पहली बात तो ये है कि इख्तलाफात इस्टेब्लिशमेंट के साथ तो हो सकता है आसिफ जरदारी साहब के भी रहे हों, मियाँ नवाज शरीफ साहब के भी रहे हों, लेकिन जो गंद इमरान खान ने डाला सर, देखिए एक बात तो मेरा ईमान है कि पाकिस्तानी फ़ौज इस मुमलकत खुदादाद पाकिस्तान को इंटैक्ट रखने के लिए ज़रूरी है। उनको आप ये कहें सिर्फ अपनी ज़ाती गर्ज के लिए, यानी मुझे क्यों छोड़ा है, तो आप मीर जाफ़र और मीर सादक हो गए। अगर ये मीर जाफ़र और मीर सादक का लफ्ज़ इस्तेमाल उसने किया है तो इसके बैकग्राउंड में जाएं, ये बड़ी साजिश इमरान खान है पाकिस्तान के ख़िलाफ़। इसलिए इसने फ़ौज को कहा, इसने यहाँ तक कहा कि फ़ौज के ख़त्म हो जाएगी और पाकिस्तान के 3 टुकड़े हो जाएंगे। इंशाल्लाह इमरान खान साहब, पाक फ़ौज भी मजबूत और मुस्तहकम रहेगी और इसी तरीके से पाकिस्तान भी ता क़यामत ताबिंदा और पाइंदा रहेगा। आपकी ज़ात के लिए इंशाल्लाह कोई चीज़ तबाह नहीं होगी। हनीफ अब्बासी के अहले खाना से भी खुशगवार गुफ्तगू हुई। आप ये तो नहीं मानते कि आपने अपनी पसंद की शादी की थी, लेकिन ये तो आप मान जाएं कि आपने जब भाभी को देखा तो पहली नज़र में आपको इनसे मोहब्बत हो गई थी। और ये तो बात बिल्कुल ठीक है। अब ये इनकार करें तो एक अलग बात है। बिल्कुल इसी तरह ही हुआ है। आपकी इन्फॉर्मेशन में मैं हैरान हुआ हूँ। भाभी, जब आपकी तरफ हनीफ अब्बासी साहब का रिश्ता आया तो क्या आप जानती थी कि ये कैसे इंसान है? मैं मतलब पहले पूरा इनका बायोडाटा देख के क्या करते हैं क्या नहीं, लेकिन इनकी जो मदर थी वो, उनकी और मेरी मदर की आपस में अंडरस्टैंडिंग भी थी। भाभी इलेक्शन कैंपेन के दौरान विमेन विंग की इंचार्ज बन जाती हैं। ये खुद अमली तौर पे सियासत में हिस्सा नहीं लेती हैं, ये आप नहीं उन्हें लेने देते जी? अच्छा, नहीं, पाबंदी कोई नहीं है। एक्चुअली घर भी इसी ने संभाला हुआ है, इवन अब तो कारोबार भी इसी ने संभाला हुआ है। तो सियासत के अंदर तो पहले दिन से, जब से मैं
ट्रेडर सियासत कर रहा था, उस वक्त भी इन्हीं की हौसला अफजाई की वजह से मैं घर से बाहर होता था, रात को लेट आता था और बच्चों को यही लुक आफ्टर करती थी। आप देखें ना, माशाल्लाह बड़ी बेटी मेरी डॉक्टर है, बेटा मेरा LSC से पढ़ के आया लंदन से, छोटी बेटी जो अभी सामने बैठी है ये माशाल्लाह फाइनल ईयर में है MBBS के, और साथ जो है हाफ़िज़ कुरान भी है। तो ये ऑल क्रेडिट गोज़ टू माय वाइफ ना। सियासत को इतना अच्छा समझती भी हैं, फिर सियासत में क्यों नहीं आती हैं? नहीं, मैं सियासत को कोई इतना अच्छा नहीं समझती, इसलिए कि जो सियासत है वो अगर आप इबादत के तौर पे करें तो फिर अच्छी है। मैंने मतलब जितनी देर अपने हस्बैंड को देखा है उन्होंने यही किया, लोगों के काम, भलाई के काम। तो जब मैं देखती हूँ कि इनके काम इस तरह के तो फिर मैं इनके पीछे खड़ी हो जाती हूँ। है सच मुझे इस तरह मशहूर होने का या कोई इतना ख़ास शौक़ नहीं। अगर आपको मौका मिले सियासत में अमली तौर पर हिस्सा लेने का तो क्या आप हिस्सा लेंगी? वो वक्त बताएगा ना कि क्या हालात है, किस तरह लेना चाहिए या नहीं, फिर ये डिसाइड करेंगे कि मुझे लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। मतलब मेरा तो उसमें कोई रोल नहीं। अब्बासी साहब, जिस तरह बाहर टीवी पर एग्रेसिव हैं, घर में भी ऐसे ही होते हैं? घर में वैसे नॉर्मली तो नहीं है, लेकिन जब इनकी कोई मर्जी के खिलाफ बात हो जाए फिर तो वो इसी तरह ही रिएक्ट करते हैं। अग्रेसिव तो है लेकिन हर वक्त नहीं है। ज़रा बच्चों की तरफ आए ना जी। कौन सी क्लास में पढ़ती हैं आप? मैं नाम क्या है आपका? पापा की बेटी नाम है जी। इतना प्यारा नाम है आपका। नाम बताएं अपना। सफ़ा जी। आपकी मॉम आपको लेने के लिए आ रही हैं लंदन, तो आप उनके साथ जाएंगी या इधर रहेंगी? मॉम के साथ नहीं जाना? मॉम ज़्यादा अच्छी हैं या मामा? पापा और मामा। मॉम कहती है ये अपनी मामा को, जो मदर है इसकी, और डैडा कहती है अपने डैड को, और मुझे कहती है पापा, और नानू को कहती है मामा। मॉम ज़्यादा डांटती है? हाँ। कैसे डांटती है? वो डांटने वाला नहीं डांटती। वो डांटने वाला नहीं बताती। के चाव करेंगी। ओए होए होए, मॉम आके शाउट करेगी। ये नहीं बताना जी। ये नहीं बताना, ठीक है। सबसे पहले अपना नाम बताएं। कौन सी क्लास में पढ़ती हैं? मैं एडवांस मॉन्टेसरी। अपने घर में ज़्यादा मज़ा आता है या नाना के? अपने घर में। अपने घर में। यही तो अच्छा, यही अपना घर। हाँ, नाना ज़्यादा प्यार करते हैं या नानो? मामा पापा। मामा पापा है। आपको पता है आपके बाबा क्या करते हैं? वो पॉलिटिक्स करते हैं, वो पॉलिटिशियन है। वो पापा ने लोगों की हेल्प की है, पापा ने हॉस्पिटल बनाया, पापा ने पार्क्स बनाए हैं बच्चों के लिए खेलने के लिए। आपने बचपन से ही जो आसाइशें और आरामदेह माहौल देखा है, आपके बाबा को वो हासिल करने के लिए ज़िंदगी में बड़ी तगो-दौ करनी पड़ी है। क्या आपको उनकी ज़िंदगी की धूप छाँव का अंदाज़ा है? जी बिल्कुल अंदाज़ा है, इसीलिए तो मुझे पता है कि वो मेरे लिए एक आइडियल फादर है। कभी कभी मैं बैठी होती हूँ तो मैं सोचती हूँ कि मैंने ऐसा क्या किया कि मुझे ऐसे फादर मिले। बहुत लविंग हैं, बहुत केयरिंग है, कुछ एक्स्ट्रा लविंग है। सियासत में दिलचस्पी है या बिज़नेस में? सियासत में दिलचस्पी तो है, लेकिन अभी मैं फाइनल ईयर MBBS कर रही हूँ, तो अभी मेरा फोकस अपनी स्टडीज़ की तरफ है। अभी मुझे इसी फील्ड में स्पेशलाइज करना है, उसके बाद फिर देख। वालिद से दोस्ती ज़्यादा है या मामा से? वालिद से। मामा थोड़ी स्ट्रिक्ट हैं, तो अगर हम तो कहते हैं अगर मामा भी पापा जैसी हो जाए तो जन्नत ना हो जाए। अपने वालिद से कौन सी फरमाइशें करती? हर तरह की फरमाइश करती हूँ, बल्कि करती नहीं, उन्हें पता होता है मुझे क्या चाहिए। मैं मुंह बना के बैठ जाती हूँ, फिर उन्हें पता होता है अब इसको ये चाहिए, तो वो फिर कर देते हैं। मामा ज़्यादा फरमाइशें पूरी करती हैं या बाबा? नहीं, फरमाइशें पापा ही पूरी करते हैं, मामा नीड्स पूरी करती हैं। अपने वालिद से कौन सी बात सीखी आप? मैंने उनसे सीखी है कि स्ट्रॉन्ग कैसे रहना है। मैं उनकी तरह स्ट्रॉन्ग और ब्रेव बनना चाहती हूँ। मतलब बड़ी से बड़ी बात में भी वो बस खड़े रहते हैं, कहते हैं ठीक है अल्लाह है ना, देखी जाएगी। अब्बासी साहब, आप ज़रा कंपेटिबिलिटी टेस्ट हो जाए। सबसे पहले हम भाभी से शुरू करते हैं। हनीफ अब्बासी साहब का पसंदीदा कलर कौन सा है? ज़्यादा प्रेफर करते हैं वाइट, ऑफ वाइट। अब्बासी साहब खुश हों या नाराज़ हों तो इज़हार कैसे करते हैं? नज़र आ जाता है कि बहुत खुश हैं, और नाराज़ तो मेरे से ये नहीं होता। मतलब कभी अगर हो भी गए, चंद सेकंड होते हैं, वैसे मैंने इतना कभी याद नहीं रखा। डरते हैं आपसे? ये तो मैं नहीं कह सकती। अच्छा। एक्चुअली में पता क्या होता है, डरना डराना नहीं होता, बस आपके साथ एक इज्जत एहतराम का रिश्ता होता है। बंदा फिर उसको मद्देनजर रखता है कि कोई चीज़ बुरी ना लग जाए या इस तरह। लेकिन अगर सच बोले तो मैं डरता हूँ। अब्बासी साहब शाह खर्चा है या कंजूस? नहीं, बस जो जेब में होता है ना वो फिर बच्चों को सारे दे देते हैं। कंजूस तो बिल्कुल नाम के नहीं। शॉपिंग करते हुए किन चीज़ों पर बेदरेग खर्च करते हैं? ये अपने लिए शॉपिंग नहीं करते, बहुत कम। ये इनके दोस्त करते हैं, बच्चे इनके करते हैं। आपको गिफ्ट क्या देते हैं? गिफ्ट भी दे देते हैं, कभी पैसे भी दे देते हैं कि चलो ये ले आओ जाके। एक बार मामा को ना गिफ्ट में क्या
अच्छा, वाह वाह। दे देते हैं गिफ्ट भी मतलब। आपसे मनपसंद खानों की फरमाइश करते हैं? नहीं, मुझे खुद पता है ना कि इन्होंने क्या खाना है या इनको पसंद क्या है, मैं खुद ही वही बना लेती हूँ जिस दिन घर होते हैं। कितने जवाब ठीक निकले जी? बस एक आध छोड़ के वो जो कहा है ना जी, इधर उधर से आ जाते हैं। शॉपिंग करते हो ना अपने, वो जो एक्सरसाइज के जो होते हैं ट्राउज़र शर्ट्स वगैरह, बाकी सीज़न जब शुरू होता है, गर्मियों का सीज़न शुरू होता है, तो ये जाके अपने मेरे शलवार कमीज़ ले आती हैं। तो इसी तरीके से अगर सर्दियाँ शुरू होती हैं तो उसमें जाके ये 7-8 शलवार कमीज़ ले आएंगी। ज़्यादा मुझे शूज़ बहुत पसंद हैं, वो कभी कोई एक आध दोस्त जब आ जाए वो ले आता है, या मैं खुद जाऊं बाहर तो बाहर से मैं वो ले लेता हूं। मेरी कमज़ोरी है अच्छे शूज़ पहनना। चले आप देखते हैं ना आपको कितना पता है। ठीक है। बेगम का पसंदीदा कलर कौन सा है? मैंने तो ब्लैक पहने हुए काफ़ी देखा है। किस कलर के ड्रेसेस सबसे ज़्यादा हैं बेगम के पास? अच्छा, कलर तो इनके पास डिफरेंट कलर हैं। बेगम खाने में सबसे अच्छा क्या बनाती हैं? आप यकीन माने, अगर आमलेट भी बनाए ना तो वो भी बड़ा अच्छा बनाती हैं। और तो मटन, कीमा, हमारे दोस्त है आप यहाँ पे जब भी आते हैं तो अपने हाथ से खाना बनाती हैं और उसमें लाहौरी टच मुकम्मल ज़रूर होता है। बेगम किन चीज़ों की फरमाइश ज़्यादा करते हैं? मुझे आज तक इसने ये नहीं कहा कि मुझे फ़लाँ चीज़ चाहिए, इसलिए कि ख़जाने की कुंजी जो होती है ना वो मेरी मिसेज के पास होती है। शॉपिंग करते हुए किन चीज़ों पर बेजा खर्च करती हैं? इनको बेजा खर्च करते हुए नहीं देखा, बल्कि इनको अगर मैं कुछ दे देता हूँ ना तो मुझे पता है कि ये इसके पास फजूल खर्ची में नहीं जाएगा, बल्कि इसके पास महफूज रहेगा। आप तो यकीन करें खुशामद की हद तक तारीफ कर रहे हैं। नहीं, ये बिल्कुल, ये मेरा बेटा भी यही कहता है, कोई चीज़ की कमी नहीं है इनके पास अल्हम्दुलिल्लाह। अब हमें पैसों की ज़रूरत है। अच्छा, हाँ, नहीं है? है। हाँ। नहीं है, नहीं है। अच्छा, क्यों ज़रूरत नहीं है? क्योंकि हम चाहते हैं पापा के पास बहुत सारे पैसे आते हैं, पहले ही बहुत कम है उनके पास। पहले ही बहुत कम है, सारे खर्च कर दिए ना, सारे इन्होंने खर्च कर दिए ना, तो वो कहती हैं कि अब हम कहते हैं कि हमारे पापा के पास पैसे। हाँ, नहीं, ठीक बात है। बेगम नाराज़ हो या खुश हो तो इज़हार कैसे करती? नहीं, इनकी नाराज़गी से बस अल्लाह बचाए सर। हाँ, अगर नाराज़ हो जाए तो फिर मनाना मुश्किल है। अनबन हो जाए तो मनाने में पहल कौन करता है? कभी वो कर लेती हैं और कभी मैं कर लेता हूँ। भाभी कहती हैं आप ही करते हैं हमेशा? तकरीबन 80% मैं करता हूँ, 20% ये भी कर लेती हैं। कितने जवाब ठीक हैं जी? ठीक है तकरीबन सब। मरियम नवाज़ मुस्लिम लीग की नायब सदर है, लेकिन वो मुस्लिम लीग के सदर और पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ को जिस अंदाज में शाबाश देती हैं, उससे लगता है कि मुस्तकबिल में मुस्लिम लीग नून की क़यादत मरियम नवाज़ के सुपुर्द कर दी जाएगी। मेरे लीडर भी, शहबाज शरीफ के लीडर भी, इवन मरियम नवाज़ साहबा के लीडर भी मियाँ नवाज शरीफ साहब। और ये शहबाज साहब ने हज़ार बार मेरे सामने जिस एहतराम और अदब का किया, तो मैंने एक दिन कहा, मैंने कहा काश कि मेरा भाई भी है मियाँ शहबाज शरीफ जैसा होता। मरियम नवाज साहबा इस पार्टी का एक अहम जुज़ है और जिसको भी मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब वज़ीर-ए-आज़म नामज़द करेंगे, हम उसको मानने के लिए तैयार हैं। बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने तवील गैर मुल्की दौरे किए हैं, लेकिन उन दौरों के बावजूद वो पाकिस्तान के लिए कुछ ज़्यादा कुछ हासिल करने में को कामयाब नहीं हो सके। मेरा ख्याल है वो एक्सपोजर के लिए तो ठीक है कि वो जाएँ, दौरे करें, अदरवाइज़ उनके दौरों से ये शायद पाकिस्तान की इस हवाले से ज़रूर सॉफ्ट इमेज जाएगा कि एक पढ़ा लिखा शख्स जो है वो फॉरेन मिनिस्टर है और बात करनी भी उनको आती है, लेकिन हासिल होने वाली बात शायद अभी थोड़ी सी मैच्योरिटी की भी ज़रूरत होगी, थोड़े से एक्सपीरियंस की भी ज़रूरत होगी। नवाज़ ज़रदारी 10 साल इकट्ठ की बातें हो रही हैं। क्या आप नहीं समझते कि इमरान हुकूमत गिराने से लेकर अब तक नून लीग को जो सबसे ज़्यादा डैमेज किया है वो ज़रदारी साहब ने किया? नहीं भट्टी साहब, इसमें मेरा इत्फाक नहीं है। जिन निकात के ऊपर हुकूमत ने बनाई गई है, इंशाल्लाह इलेक्शन हमने लड़ना है। कोई ये तो नहीं कि पीपल्स पार्टी हम में जम होगी और हमने पीपल्स पार्टी में जम हो जाना है। नज़रिया, नस्बुल-ऐन, अकीदा हमारा पीपल्स पार्टी से बहुत मुख्तलिफ है। इसको हम इंशाल्लाह ताला इलेक्शन तक कायम और दायम रखेंगे। रावलपिंडी इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी का दौरा किया और मरीजों की इयादत की।
अब्बासी साहब, आपने इतने अच्छे और शानदार हॉस्पिटल बनाए हैं, लेकिन उसके बावजूद जो आपके लीडर्स हैं वो यहाँ पे इलाज नहीं करवाते। अच्छा, पहली बात तो ये कि आप ये ज़हन में रखें कि इलाज की गर्ज से बहुत सारे लोग जो गरीब लोग हैं वो भी चाइना जाते हैं, इंडिया जाते हैं, यूके जाते हैं और यूएसए जाते हैं। कुछ इलाज ऐसे होते हैं जो पाकिस्तान में मौजूद नहीं है। लेकिन अगर आप यहाँ पे अगर आप देखें कि तारीख़ है, यहाँ पे इसहाक डार साहब ने यहाँ पे इलाज करवाया अपना, तमाम आपके चीफ जस्टिस यहाँ पे, तमाम पॉलिटिशियन इंक्लूडिंग मुझे भी स्टैंड यहाँ पे पड़ा। मुझे जब मैं बना रहा था हॉस्पिटल तो मुझे तो नहीं पता था कि ये मैं यहाँ से मेरे लिए भी मुस्तफ़ीद होऊंगा। अगर आपका इशारा मियाँ साहब या किसी और, तो वो बीमारी ऐसी या सूरत हाल ऐसी थी कि जिसको वहीं पे टैकल किया जा सकता था, यहाँ हो नहीं सकता था। 6 रोड पर अपने दोस्त राहत मसूद कुदूसी के घर आए, जहां मुस्लिम लीग नून के साबिक MPs के साथ भी मुलाकात हुई। अपना भट्ट साहब, ये माशाल्लाह हमारा एसेट है जी, रावलपिंडी शहर का। हमारे साबका MPs हैं और वज़ीर हैं यहाँ पे आज़ाद कश्मीर के, सारे दोस्त अहबाब। और हम राहत मसूद कुदूसी साहब जो हमारे शहर की बड़ी मशहूर मारूफ समाजी व सियासी शख्सियत है, उनके घर में हम आए हैं। इन्होंने हम सब के लिए लंच का बंदोबस्त किया हुआ था और इनका खाना हम ज़बरदस्ती खाते होते हैं, इतना लजीज होता है। असल बात जो है वो ये है कि मैं ये समझता हूँ कि अहलियान रावलपिंडी का एहसास है और उनके लिए शुक्र का मकाम है कि हनीफ अब्बासी साहब जैसे लीडर उनको मैसर है। क्योंकि हनीफ अब्बासी साहब का जो ट्रैक रिकॉर्ड है वो उनकी खिदमात का सिलसिला बहुत मुतनव्वे भी है और वसी भी है। जितने बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स हमने देखे हैं अब्बासी साहब ने जो रावलपिंडी में बनवाए हैं, तो फिर फर्जंदे रावलपिंडी का लक़ब किसी और को क्यों दिया जाता है? ये हमारे लिए फर्जंदे पिंडी भी हैं, फर्जंदे पाकिस्तान भी हैं और फ़ख्र पिंडी भी हैं। और जो शख्स कहता है जी मैं 16 दफ़ा मिनिस्टर बना, 3 इलेक्शन अब्बासी साहब ने उसको हराए हैं, वो एक भी इलेक्शन इनसे नहीं जीत सका। और 5-6 दफ़ा वो MNA मुंतखब हुए हैं और 16 दफ़ा कहते मैं मिनिस्टर हूँ। हम तो TV पे सुन के हैरान होते हैं किस तरह बंदा सामने पूरी पब्लिक के सामने झूठ बोल रहे हैं। मैं हनीफ अब्बासी साहब के मतलब यही कहूँगा कि जो आदमी कहता है कि मैं 15-16 दफ़ा मिनिस्टर रहा हूँ, वो इसलिए कहता है कि वो TV पे अकेले आता है, उसके साथ दूसरा बंदा कोई रावलपिंडी का बैठे तो वो उसके साथ साथ बताता जाए ये झूठ है ये सच है। मैं उनसे ये पूछता हूँ कि वो कहता है मैंने कॉलेज बनाए हैं, स्कूल बनाए हैं। मियाँ नवाज़ शरीफ ने उनको ग्रांट दी है, उन्होंने कॉलेज बनाए हैं, स्कूल बनाए हैं। जब वो मियाँ नवाज़ शरीफ के साथ लहदा हुआ तो 2 दफ़ा मिनिस्टर बने हैं, तो वो बताएं कि कितने कॉलेज बनाए हैं, कितने स्कूल बनाए हैं। वो नहीं बता सकते। सिर्फ एक नाला लई को पकड़ा हुआ है, वो भी ऐसा 22 साल हो गए हैं। 22 साल हो गए हैं। तो इंशाल्लाह हनीफ अब्बासी के जो काम है वो रहती दुनिया तक कायम रहेंगे। सारे दोस्तों ने अब्बासी साहब की खूबियां बयान की हैं, आप कोई खामी बताएं। दसो ना, कोई गल नहीं, आपस में बैठे हैं यार। खूबियां इनमें बहुत हैं, खामी जो मैं समझता हूँ मेरे नज़दीक है कानों के थोड़े से कच्चे। मैं एक बात जो कहना चाहता हूँ कि अब्बासी साहब के लिए कोई ओहदा मुताज नहीं है, ओहदे इनके लिए मुताज हैं। और मैंने इनसे बहुत कुछ सीखा है और ख़ुद अपनी निगरानी में काम करवाते हैं। जब मुझे बड़ी अच्छी तरह याद है, जब मेट्रो बस बन रही थी तो ये इनको टारगेट दिया गया, इन्होंने 2 माह पहले उसको कंप्लीट कर हमें हर दफ़ा जब भी कोई काम या किसी सूरत में भी जब हम मिले हैं हनीफ अब्बासी साहब से, एक भाइयों जैसा प्यार मिले। 2002 से एक बड़ा अच्छा दोस्ती भाई बंदी वाला तलक बने और आज भी हम जिस महफिल में भी जिस जगह पे भी बैठते हैं और जो काम जो है ना काम बोलते हैं और हर जगह पे हनीफ अब्बासी साहब की इज़्ज़त है और अल्लाह ताला इनको और ज़िंदगी दे और सेहत दे और सलामती दे। जो अब्बासी साहब की सबसे बड़ी खूबी ये है कि वो उनका हर वक्त दस्तयाब होना है। मुस्लिम लीगी कारकुनों को उन तक रसाई जो है वो बड़ी आसान है, बल्कि न सिर्फ मुस्लिम लीगी कारकुनों को बल्कि हल्के के आम आवाम को भी। अब्बासी साहब को जो आदमी टेलीफोन करता है, अगर वो कॉल ना किसी वक्त पिक कर सकें तो उनकी एक खूबी ये है कि वो रिंग बैक करेंगे, वॉइस नोट भेज देते हैं और वॉइस नोट पर ही आपका काम जो है वो कर देते हैं। तो ये इनकी बहुत बड़ी खासियत है कि इन तक रसाई बहुत जो है वो आसान है। पुर्त का लफ्ज़ दोहरा ना दिया गया।
शहबाज शरीफ की हुकूमत के बावजूद क्या वजह है कि नवाज शरीफ पाकिस्तान नहीं आ रहे? अब हमारी हुकूमत आ गई है तो हम बीमार नहीं हैं और हम आ जाएंगे, ऐसी सूरत हाल नहीं है। डॉक्टर्स जब उनको इजाज़त देंगे, डॉक्टर्स की एडवाइस के ऊपर वो पाकिस्तान आएंगे, वो किसी और की एडवाइस पे पाकिस्तान नहीं आएंगे। अब्बासी साहब, हमारे ही प्रोग्राम में लियाकत बलोच साहब ने ये कहा कि जो मुआहदा हुआ था उसमें ये तय हुआ था कि नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान वापस नहीं आएंगे। अच्छा, ये उनकी मेरे लिए वो बड़े काबिल एहतराम है, लेकिन उनकी ज़ाती और ज़हनी इख्तरा तो हो सकती है, इसमें हकीकत कोई नहीं है। मियाँ नवाज शरीफ के पाँव पकड़ के कहा गया था आप चले जाएं यहाँ से। ये पाकिस्तान उनका है और पाकिस्तानी उनसे मोहब्बत करते हैं, प्यार करते हैं, तो इंशाल्लाह वो अपने पाकिस्तान में दोबारा आएंगे इंशाल्लाह ताला। हर सियासी जमात इलेक्शन रिफॉर्म्स की बात करती है, लेकिन ऐसा क्या किया जाए कि तमाम सियासी पार्टियां उन रिफॉर्म्स पर एग्री कर जाएं? 18वीं तरमीम हुई, सब ने उसको एक्सेप्ट किया, इवन कौम परस्तों ने उसको एक्सेप्ट किया। अब मैं ना मानू वाला ज़िद्दी बच्चा मैं कहाँ से ला के दूँ तुझे चांद, इमरान खान, मैं नाम ले लेता हूँ, वो कहता है मुझे वो इलेक्शन कमीशन चाहिए जो मुझे इलेक्शन जितवा दें। वो कहता है कि मुझे वो जज चाहिए जो मेरे हक़ में फ़ैसला दे दें। वो कहता है मुझे वो फ़ौज चाहिए जो मुझे इलेक्शन में जितवा दें। तो भाईजान, इतनी ख्वाहिशात आपकी पूरी नहीं हो सकती। जितना हो गया था उसको ही अगर हज़म कर जाते तो शायद आज आप हुकूमत में होते। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन समेत ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए वोट का हक़ ख़त्म कर दिया गया। क्या इसके बगैर इंतखाबी इस्लाहात मुमकिन नहीं थी? नहीं, ये बिल्कुल बात गलत है कि हमने उनका वोट का हक़ जो है वो उसको ख़त्म कर दिया है। हमने उनके लिए नशिस्तों का एहतमाम किया है, ये बिल्कुल उनको वोट का हक़ हासिल होगा। लेकिन अब बाहर से बैठ के आपको पता है आपकी RTS अगले ने बिठा दी तो ये तो बैठ के जितने मर्जी वोट डालते जाएँ इंटरनेट पर बैठ के। इसके लिए कोई रूल्स एंड रेगुलेशन बनाए जा रहे हैं। ओवरसीज़ पाकिस्तानी हमारे भाई हैं, उनका बड़ा रोल है पाकिस्तान की तामीर और तरक्की में, तो इंशाल्लाह ताला वो तो हर सूरत होगा। और जब मशीनों की बात कर रहे हैं, वो तो जिन्होंने अपनाई थी उन्होंने छोड़ दी हैं। इक़्तिदार के साथ जितना इमरान खान ने खिलवाड़ किया और जितनी लालच और हिर्स की है, शायद ही पाकिस्तान की 75 साल तारीख में किसी और ने की हो। मौजूदा हुकूमत जिस तरह नैब कवानीन में तरमीम कर रही है, उसे देख के बज़ाहिर ऐसे लगता है कि उसमें वो अपने आप को बचाना चाह रही है। अब हुकूमत तरमीम भी ना करे, सिर्फ उसमें नहीं, इलेक्शन रूल्स के अंदर भी उन्होंने की हैं, बाकी और चीज़ों में भी तरमीम आती हैं। अब क्या बचाना है? अगर आप समझते हैं कि राना सनाउल्लाह पे लगने वाला इल्ज़ाम सच है, हनीफ अब्बासी पे लगने वाला इल्ज़ाम सच है, और फिर मियाँ नवाज शरीफ पे लगने वाला इल्ज़ाम भी सच समझ लें, जो आपके हक़ में चला जाए, जज वो फैसला दे दे, वो ठीक है जी, गैर जानबदार है, तो जो दूसरों के हक़ में दे दे तो वो जानबदार है। ये इस तरह अदारे नहीं चलते, अदारे इस तरह नहीं चलेंगे। सिक्स्थ रोड पर वाक़े पार्टी ऑफिस आए, कारकुनों, हल्के के वोटर्स और अंजुमन ताजरान के नुमाइंदों से मुलाकात की और मौके पर मसाइल हल किए। इक़्तिदार में ना होने के बावजूद भी अपने हल्के के अवाम को कैसे मुतमईन रख? देखिए जी, इक़्तिदार में तो मैं 2013 से भी नहीं था, 18 तक भी हमने वेलफेयर के काम भी किए, लोगों से राब्ते में भी रहे, और जिस अफसर को फ़ोन करें अल्हम्दुलिल्लाह काम ही हमारा जेन्युइन होता है और लोगों का मसला हल हो जाता है। बोर्ड बाज़ार रावलपिंडी में केमिस्ट शॉप का इफ्तिताह किया। बाजार में मरहूमीन के इसाले सवाब के लिए गए। अपनी पहली दुकान में पुराने दोस्तों और सियासी साथियों से मुलाकात की और मकामी ताजरों के मसाइल सुने। अब्बासी साहब, ये इस जगह का तारुफ करवाएं, इन लोगों का तारुफ करवाएं जहाँ पे हम आए हैं, जहाँ इतना आपका वालेहाना इस्तकबाल हुआ है। मैं जो प्राउड फील करता हूँ वो अपने इन लोगों से, अपनी इस केमिस्ट कम्युनिटी के साथ। और ये वो जगह है जहाँ पे आप बैठे हुए हैं, ये बड़ी तारीखी जगह है। लोग भी जो बैठे हुए हैं हमारे साथ, ये भी बड़े हिस्टोरिकल हैं। ये जब हमने पहला इलेक्शन यहाँ से लड़ा, उस वक्त भी ये सारे मेरे साथ थे बाजार के इलेक्शन में। ये हमारी पुरानी दुकान, यहाँ से हमारा आगाज़ हुआ था अपनी दुकानदारी का भी और सियासत का भी। यहीं पर हमारे केमिस्ट एसोसिएशन के इजलास हुआ करते थे और यहीं पर अंजुमन ताजरान के, और कमरा देखिए कितना छोटा सा है, यहीं पर खाने चलते थे, यहीं पर चाय चलती थी।
केमिस्ट होलसेल मार्केट से ताल्लुक़ रखने वाले ताजरान के मसाइल सुने। रावल पार्क का दौरा किया, क्रिकेट, फुटबॉल और दीगर खेलों की सहूलियात का जायजा लिया, इंतज़ामिया को हिदायत दी। घर वापस आए और लिबास तब्दील किया। बेटे हम्मास अली अब्बासी के हमरा दरबार ईदगाह शरीफ पर हाज़िरी के लिए आए। हनीफ अब्बासी साहब आपके बड़े अकीदतमंद हैं, तो कैसी शख्सियत आपने पाया इन्हें? अब्बासी साहब खूबसूरत भाई हैं जी, बड़ी पॉजिटिव सोच है, मुल्क के लिए हवाले से देखें, शहर के हवाले से देखें, वो बड़ी कंट्रीब्यूशन है, करने वाली अल्लाह की ज़ात होती है। इन्होंने अपनी भरपूर हर हवाले से कोशिश की है किसी की कोई मदद कर सके। हल्के के लोग तो अपने मसाइल के हल के लिए अब्बासी साहब के पास आते हैं, इन पर मुश्किल वक्त आता है तो ये आपके पास आते हैं, आपसे किस किस्म की रहनुमाई तलब करते हैं? अब्बासी साहब जहाँ एक खूबसूरत इंसान है ना, उसमें एक बहुत बढ़ चढ़ कर है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में गुम है। ख़ास तौर पे रिक्वेस्ट करके उन्हें कहा करते हैं कि ताजदार हरम सुनाए। हमारा सफ़र मदीना मुनव्वरा में भी हुआ, मक्का मुकरमा में भी साथ हुआ, बाहर भी अक्सर मकामात पे जिस तरह इन्वॉल्व होकर बैठते हैं ना, जब कोई आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र हो रहा हो, इनकी आंखों में एक नमी होती है। तो ये एक ऐसी चीज़ है जो हमारे इस ताल्लुक़ को हर आने वाले लम्हे में और मजबूत करती है। हज़रत साहब किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। बेशक। तो आप यहाँ पे जब आते हैं तो क्या महसूस करते हैं? कि मेरा इनके साथ एक रूहानी ताल्लुक़ भी है। मैं इनकी फैमिली का मेंबर इस हवाले से मैं क्लेम करता हूँ कि जब मैं खाने की मुझे तलब होती है, किसी वक्त भी पीर साहब से मैंने खाना खाना है, जैसे आज मैंने पीर साहब से कहा कि मैंने आपकी तरफ खाना खाना है, तो इसी तरह कई दफ़ा मैं ख़ुद खाना खाने के हवाले से यहाँ आता हूँ, तो मैं अपनी बहन के साथ, अपने बच्चों के साथ, पूरी फैमिली के साथ पीर साहब मुझे बैठाते हैं। ये मेरे लिए सबसे बड़ी एजाज़ की बात है मेरे लिए। और दूसरी जो अभी आपने बात की, मैं आजमाइश का वक्त कहता हूँ, मैं मुश्किल वक्त नहीं कहता। तो उस मुश्किल आजमाइश के वक्त में मैं पीर साहब के पास आता था, यहाँ से दुआएं लेता था जब मैं अंदर था। तो उस वक्त भी जो मैंने वहाँ पे दुआ की और नबी आखिर ज़मान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पुकारा और उन्होंने मेरी पुकार को सुना। साहबजादा मोहम्मद हसन हसीबुर रहमान ने नातिया कलाम से महफिल में समा बांध दिया। ताजदारे हरम हो निगाहे करम हो करम, ताजदारे हरम हो निगाहे करम, हम गरीबों के दिल भी संवर जाएंगे, ताजदारे हरम हो निगाहे करम, हम गरीबों के दिल भी संवर जाएंगे, हामिए बेकसां क्या कहेगा जहाँ या नबी, हामिए बेकसां क्या कहेगा जहाँ, आपके दर से खाली अगर जाएंगे, हामिए बेकसां कोई अपना नहीं गम के मारे हैं हम, कोई अपना नहीं गम के मारे
के दर पे फरियाद लाए हैं हम, कोई अपना नहीं गम के मारे हैं हम। गर अपना सुनोगे तो मेरी कौन सुनेगा, गर अपना करोगे, गर अपना करोगे तो करो कौन करेगा, कोई अपना नहीं गम के मारे हम, आपके दर पे फरियाद लाए हैं हम। माशाल्लाह जी, सुभान अल्लाह, माशाल्लाह बहुत रूह को ताज़ा कर दिया। सज्जादा नशीन फ़कीर मोहम्मद नकीबुर रहमान के साथ पुरतकल्लुफ़ इशाइया किया। हनीफ अब्बासी से हल्की फुल्की गुफ्तगू भी हुई। सर अब थोड़े हल्के फुल्के सवाल हो जाएं जी। शरारती मिजाज हैं, कभी नज़रों से शरारत तो की होगी? भट्टी साहब, खुदा का नाम है, कितना शुरू करता है। आपके नज़दीक विमेन ब्यूटी क्या है? हम आपसे सामने बिठा के सवाल करते हैं। ਤੁਸੀਂ देखो ना, मैंने ये चले गया सेगमेंट तुझे मार के रख देता। मैं तो ड्रेसिंग देखता हूँ कि ड्रेसिंग कैसी है। अगर ड्रेसिंग सोबर है तो उसमें जो लेडी होती है वो अट्रैक्ट करेगी। पूरा यूरोप फिरता हूँ, पूरा अमेरिका फिरता हूँ, मुझे कभी किसी खातून ने अट्रैक्ट नहीं किया। गुज़श्ता कुछ बरसों से सियासत बड़ी जारहाना हो गई है, कभी फुर्सत मिले तो ख़ुद को रिलैक्स कैसे रखते हैं? कोशिश ये करता हूँ दोस्तों में चला जाता हूँ, या ट्रैवलिंग का शौक़ है बाहर जाने का, लेकिन इन दिनों इन सालों में मौका नहीं मिला। पहले मैं गया हूँ, जब आती बाहर मैं अमेरिका गया, मैं लंदन गया, यूरोप गया, लेकिन फिर दोबारा आया तो मुझे मेरे वो जो ओपोनेंट था, पॉलिटिकल ओपोनेंट इमरान खान, उसने कहा वो तो अमेरिका फिर रहा है, वो तो लंदन फिर रहा है, इसको ECL में डाल दो। यहाँ तक वो मेरा ख्याल करते थे। लाहौर में उम्र गुजरी, खाने पीने में लाहौरी हैं या पिंडीवाल? अब तो मैं अपने आप को पिंडी वाली कहता हूँ, लेकिन जो खाने का टेस्ट है या खाना जो है वो आपको पता है कि हमें अच्छा खाना विरसे में मिला है। मेरी वालदा बहुत अच्छा खाना बनाती थी और अब मेरी वाइफ जो है वो बहुत अच्छा खाना बनाती है। मतलब कि मुझे उनके हाथ का खाना, मैं नहीं समझता कि मैंने इस शहर के अंदर या लाहौर में किसी जगह और खाया हूँ। कभी खुद भी खाना बनाने का तजुर्बा किया? जी, मैं खुद खाना बनाता हूँ जी, मैंने कई दफ़ा खाना बनाया जी। जो बड़ा गोश्त हमारे घर में नहीं बनता किसी वजह से, लेकिन मैं जब गाँव लाहौर से गाँव जाता था तो खुद कुकिंग करता था, बड़े गोश्त बनाता था। जब जेल में था तो मैंने 5-6 दफ़ा खाना वहाँ बनाया। आप बहुत बाकायदगी से पेरिस जाते हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कि वहाँ पे आपने कोई मुंह बोली बीवी छुपा रखी हो? नहीं, छुपाने वाला कोई काम नहीं किया, ना कोई बैंक अकाउंट छुपाया है, ना कोई बीवी छुपाई है। और दूसरी बात यह है कि वो मेरे एक दोस्त थे 98-99 से, उनके पास जाने का एक दफ़ा इत्तेफाक हुआ तो फिर उनकी दोस्ती ने छोड़ा नहीं, फिर ना भी जाने को जी चाहे तो वो बुला लेते हैं। आई लव पेरिस, इसमें कोई शक नहीं। पेरिस तो खुशबुओं का शहर है, आपको वहाँ की क्या चीज़ पसंद है? मैं तो सब उसकी जो इन्वायरमेंट है वो बड़ी मुझे अट्रैक्ट करती है, उसकी जो शांज़ेलीज़े है वो मुझे बड़ा अट्रैक्ट करता है। लेकिन जो साउथ फ्रांस है वो मुझे बहुत ज़्यादा, उसमें लियोन और प्लस नीस और ये जो एरिया है मॉन्टी कार्लो, ये वाला एरिया बहुत खूबसूरत है। सोशल मीडिया पर आप खुद कितने एक्टिव हैं और किसको फॉलो करते हैं? मैं सोशल मीडिया पे एक्टिव नहीं हूँ, मुझे ज़्यादा से ज़्यादा मुझे व्हाट्सएप चलाना आता है या फेसबुक पे अपनी वो पेज देखना आता है या उसमें अपलोड कर देता हूँ तस्वीरें। ज़्यादा मैं प्रैक्टिकल आदमी हूँ, सोशल मीडिया का आदमी नहीं हूँ। सुना है आपको म्यूज़िक से लगाव ही नहीं बल्कि आप खुद भी बहुत अच्छा गुनगुनाते हैं। नहीं, मेरी आवाज़ इतनी अच्छी नहीं है, क्योंकि एक होती है कोयल की आवाज़, एक होती है शेर के धाड़ने की आवाज़, तो मेरी कोयल की आवाज़ नहीं है, तो इसलिए मैं गाता अच्छा नहीं हूँ, लेकिन मैं सुनता ज़रूर हूँ। मैं तल्लत को सुनता हूँ, मुकेश को सुनता हूँ, रफ़ी को सुनता हूँ। तो एक दफ़ा प्राइम मिनिस्टर के साथ मैं जा रहा था तो मुझे कहने लगे कि तुम्हें कौन सा गुलकार पसंद है, तो मैंने कहा जी नंबर 1 पे तो मुझे तल्लत पसंद है, फिर मुकेश, तो फिर रफ़ी। कहते हैं रफ़ी पहले पे क्यों नहीं? मैं कहा आपको पहले पे रफ़ी पसंद है तो इसलिए मुझे भी आज जोर डाल रहे कि तुम भी रफ़ी को पसंद करो। लेकिन हमने तो आपका गाना सुना हुआ है चांद मेरे मखना। अच्छा, वो किसी वक्त हमने गा लिया था, अब मुझे माफ़ी दें, इसलिए मैं वो नहीं गाऊंगा क्योंकि अब चंद मखना वाले हालात भी नहीं है। ताजदार हरम मेरी फेवरेट कवाली है और मैं जब भी लाहौर जाऊं या किसी और जगह ट्रैवल कर रहा हूं, इवन यूरोप में ट्रैवल कर रहा हूं, तो मैं ताजदार हरम सुनता हूं।
या फिर दूसरी सरे लावका से तलब हुई, कमाल की कवाली है इसकी, इसके ऊपर मैं बड़ा दिल दादा हूँ। फिल्में और ड्रामे भी तो देखते होंगे। एक तो अल्लाह मेड बंदा होता है, लेकिन सेल्फ मेड भी बंदा कहता है अपने आप को, लेकिन बुनियादी तौर पे तो अल्लाह उसको बनाता है जो भी बनाता है। कई दोस्तों को कहता होता हूँ कि इतना आसान नहीं हूँ मैं, क्योंकि मैंने कालिया 12 दफ़ा देखी है और मोरा जट 17 दफ़ा, तो इसलिए उसमें निकलना, लड़ना, झपटना, ये सारी चीज़ें बचपन से हमारे अंदर मौजूद हैं, उस अल्लाह ताला के फजल व करम से। अल्लाह सर, हमारा एक सेगमेंट है रैपिड फायर। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को रेट करें आउट ऑफ 10। 10 में से 10 मैं दूंगा, क्योंकि मैंने तो उनको अपने बहुत नज़दीक से देखा है। इन सियासतदानों को कोई मशवरा दें। इमरान खान होश के नाखुन लें, शेख रशीद झूठ काम बोलें, शाह महमूद कुरैशी एक्टिंग काम करें, शौकत तरीन साहब को कहें कि अपनी हद में रहें, फयाजुल हसन चौहान अल्लाह पूछेगा। मशवरा देना, बददुआएं नहीं। नहीं, मैं बदवा नहीं दी मैंने यही कहा कि अल्लाह की तरफ रुजू करें। चल, मरियम औरंगजेब स्पोक्समैन, ग्रेट स्पोक्समैन, मुराद सईद, रास्ता बोला करें, परवेज़ खटक, आंधियों से बच के रहें, शहरी रहमान, सीजन पार्लियामेंटेरियन है, उनको क्या मशवरा दूंगा, मिफ्ता इस्माइल, लोगों को कम डराएं, शाहिद खाकान अब्बासी, बहुत अच्छा पॉलिटिशियन और हमारे तो बड़े भाइयों की तरह, जावेद हाशमी। मशवरा इस उम्र में मैं क्या दे सकता हूँ, लेकिन वो अपनी सेहत का ख्याल रखें। अली मोहम्मद खान को कहूँगा कि अगर झूठ बोलना हो तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम इस्तेमाल ना करें। फैसल जावेद, खुशामद में इस हद से ना गुजर जाएं कि पाकिस्तान आपको याद ना रहे। शिबली फराज, अपने अब्बू से सीखें। वन वर्ड फॉर मरियम नवाज, क्राउड पुलर, पाकिस्तान की आने वाली बहुत बड़ी लीडर। शहबाज शरीफ, पाकिस्तान की इंशाल्लाह तकदीर बदलने वाला शख्स। मोहम्मद जुबैर, शरीफ आदमी। राजा रियाज, पक्का पंजाबी सा। नूर आलम खान, अपराइट पॉलिटिशियन। उस्मान बुज़दार, बेचारा नालायक आदमी, अभी सीखना है। परवेज़ इलाही, थका हुआ शख्स। आसिफ अली जरदारी, बादशाहगर। मौलाना फजलुर रहमान, बहुत सीजन पॉलिटिशियन। जावेद लतीफ़, पक्का मुस्लिम लीगी। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपके साथ सारा दिन गुजारा, बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छी यादें लेके जा रहे हैं। बट साहब रियली ये सारा वक्त आपके लिए था, और माशाल्लाह जिस तरीके से आपकी पूरी टीम ने इस प्रोग्राम को किया है, और जिस तरह आपकी अब भी मुस्कुराहट कायम और दायम है, मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आपको इसी तरह मुस्कुराता रखे। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच आपका और आपकी पूरी टीम का, GNN की पूरी टीम का। थैंक यू।